नमस्कार दोस्तों। आप सभी का प्रबोध आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। अभी इस वक्त क्या है कि उत्तराखंड में बहुत सारे एग्जाम हैं जो कि चल रहे हैं। अभी अगस्त में हैं, फिर अक्टूबर में हैं, हो सकता है कुछ पेपर सितंबर में भी हो। इसके अलावा जो ये साल है, ये जो है पूरा एग्जाम का साल रहने वाला है। अभी जो लास्ट के 6 महीने हैं, ऐसे में हमारा एक काम बनता है कि जहाँ हमारी दिक्कतें रह जा रही है, कुछ चीज़ें हमारी छूट जा रही है, उन चीज़ों को जो है तैयार करना। क्योंकि ये अभी हमारे पास सबसे अच्छा मौका है जिसका जो है हम फायदा उठा सकते हैं और अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। तो इसी पर जो हम आज एक टॉपिक हमारे पास इतिहास का, इतिहास जो उत्तराखंड का इतिहास है विशेष करके, उसको हम जो है देखने वाले हैं। इसमें जो उत्तराखंड का एक वंश है, कुनिंद वंश, जहां से उत्तराखंड में जो राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक शक्ति का प्रारंभ होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम उस समय की बात करते हैं, सबसे प्राचीन काल की, जब जो पाषाण काल समाप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत होता है, वैदिक काल चलता है, उस दौरान अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो हमारा जो चीन लगा हुआ है, और अगर हम इस तरफ आते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमको नेपाल देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, हालांकि पहले ये पूरा एक ही भाग हुआ करता था, ये वाला नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, ये सब पूरा एक क्षेत्र था। वो तो जैसे जैसे समय आता है चीजें जो बंटनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इधर जो अपना यूपी है, और इधर हरियाणा है, एक तरफ इधर पंजाब है, और इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर कश्मीर है। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र हिमाचल के कवर होंगे, कुछ क्षेत्र आपके पंजाब के कवर होंगे, कुछ जो है आपके हरियाणा के कवर होंगे, और कुछ जो है यूपी के क्षेत्र जो है यहाँ पे आएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा उत्तराखंड का, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कालसी का क्षेत्र है, यहाँ जो जौनसार बावर का क्षेत्र है, ये हिमाचल से लगता हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ ऐसे शासन रहे हैं, ऐसी शक्तियां रही है उत्तराखंड में जिन्होंने यहाँ पे शासन किया है, जो यहाँ पे आपके हिमाचल प्रदेश में भी जो उनका क्या था, शासन था। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे उत्तराखंड के जो कुनिंद वंश है, सबसे पहली शक्ति। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बार उत्तराखंड का मैप भी देख लेंगे। ये इस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पे तो एक तरफ अपना उत्तरकाशी है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी हो गया, हरिद्वार, देहरादून, ये पिथौरागढ़ का एरिया, चंपावत, ये सबको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि चीजों को जो है समझने में हमें आसानी होगी। जब जब हम पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे कुनिंदों के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है रिलेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे कैसे जो है कहाँ कहाँ तक जो है इनका शासन फैला हुआ था, कहाँ कहाँ से जो हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है कुनिंद वंश, कुनिंद वंश के बारे में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी संभवतः यहाँ से परीक्षा में पूछी जाती है, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कुनिंदों को देखते हैं, तो अगर हम कुनिंदों की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहली राजनीतिक शक्ति है कुनिंद, जिसने जो है उत्तराखंड में शासन करना प्रारंभ किया था। उत्तराखंड में ही नहीं, इसके अलावा जो आपके उत्तराखंड में के पड़ोसी राज्य, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पड़ोस में पंजाब था, पंजाब के बगल में अगर आप इधर तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको हरियाणा हरियाणा देखने को मिलता है, और एक तरफ यहाँ पे आपको यूपी देखने को मिलता है। तो उस समय अगर आप देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों क्या थे, एक ही राज्य हुआ करता था, या फिर कह सकते हैं ये एक ही भूखंड हुआ करता था। तो जब हम कुलीनों के बारे में शुरुआती इतिहास देखते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका जो उत्तराखंड हो गया, और ये यूपी का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ का कुछ क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो हरियाणा का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश से लगता हुआ एरिया है, और जो यहाँ पे पंजाब का हिमाचल से लगता हुआ एरिया है, ये एरिया में जो यहाँ पे हमको क्या है कुनिंदों के बारे में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ साक्ष्य होना जरूरी है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी शक्ति रही है, जो भी शासन रहा है, जो भी कुछ कालक्रम में घटित हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है,
कुछ ना कुछ स्रोत होना आवश्यक है जिससे हम जो है इसकी जानकारी इकट्ठा करें। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्रोतों की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं जहां से हम कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है अभिलेख। अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे जो है कुनिंद शासन करते थे। इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमको एक अभिलेख कालसी से प्राप्त होता है, और कालसी से जो शिलालेख प्राप्त होता है, जो अभिलेख प्राप्त होता है, ये है मौर्यकालीन अभिलेख। और ये मौर्यकालीन अभिलेख जो है यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो कालसी क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, आपके जो मौर्य है इनका शासन था। और यहाँ पे इसी समय जो यहाँ पे आपके जो कुनिंद लोग हैं, ये कुनिंद लोग क्या है, आपके मौर्यों के अधीन क्या है, शासन कर रहे हैं, जो कालसी वाला क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे पास 5 अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक अभिलेख जो है आपके जो मथुरा है, मथुरा से में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से में कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा 4 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं बरहुत से। ये जो है अभिलेखीय साक्ष्य है जिससे जो हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जब भी प्रश्न बनते हैं कि कुनिंदों के संबंध में अगर कभी भी कथन पूछा जाता है, तो अगर मथुरा आए, बरहुत आए या फिर कालसी आए, तो ये संबंधित है आपके कुनिंद वंश से, या यहाँ से हमको जो कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे और चीजें जो देखी है वो है, अभिलेखों के अलावा हमको यहाँ पे मिलता है, इसके अलावा स्रोत है जो वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम प्राचीन काल में जाते तो सबसे पहले हमारे पास मिलती है महाभारत। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में जो है क्या है, कुनिंदों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जो है कुनिंदों को द्विज कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ इनको यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे जो वन पर्व है, महाभारत का जो वन पर्व है, यहाँ पर जो सुभाव का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। और सुभाव कौन था, कुनिंद शासक। तो यहाँ पे हमको ये जानकारी जो है आपके महाभारत से मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक ग्रंथ है अष्टाध्याय, ये पाणिनि के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें भी जो है हमें क्या है, कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे कुनिंदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है कुलिंदो पल्यकस्य। पल्यकस्य ये शब्द जो है, कुलिंदो पल्यकस्य शब्द जो है अष्टाध्याय में प्रयोग किया गया है, और ये संबंधित है किससे, कुनिंद राजवंश से। इसके अलावा हमारे पास एक स्रोत और है, वो है बृहत संहिता। अगर हम बृहत संहिता की बात करते हैं तो बृहत संहिता में जो है कुनिंदों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। यहाँ पे माफ करना, जो ये चीजें थी जो मैं बोल रहा था, कुलिंदो पल्यकस्य ये शब्द जो है बृहत संहिता में प्रयोग किया गया है, जबकि अष्टाध्याय में एक शब्द प्रयोग हुआ है जो कि है आपके कुलून शब्द। कुलून शब्द या फिर कोंद्रोप्रथ, कोंद्रोपथ शब्द या कोंद्रोप्रथ, ये शब्द आपको जो प्रयोग किया गया है अष्टाध्याय में। कुलून शब्द, कोंद्रोपथ शब्द या कोंद्रोप्रथ शब्द। और बृहत संहिता की बात करते हैं तो बृहत संहिता में जो प्रयोग किया गया है कुलिंदोपल्यकस्य, ये शब्द जो आपके आप यहाँ पे बृहत संहिता में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारे पास इतिहासकार है, जैसे कि आपके जो टॉलमी है, टॉलमी के द्वारा भी जो कुनिंदों के बारे में वर्णन किया गया है। इनके जो द्वारा रचना, इनके द्वारा जो रचित रचना है उसमें जो है कुनिंदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के इतिहासकार है एमपी जोशी, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि विशेष करके जो कुनिंदों के सिक्के है उससे संबंधित है। आपने पढ़ा होगा द मार्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा क्वाइंस, द मार्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। ये पुस्तक जो है एमपी जोशी के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में जो कुनिंदों के जो सिक्के हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके अलावा जो सबसे प्रमुख स्रोत है जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और यही एक मेन स्रोत है जहां से हमें कुनिंदों के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से हमें कुनिंदों के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, इनका जो साम्राज्य विस्तार है, जहां जहां तक इन्होंने शासन किया है वहां तक की हमें जानकारी मिलती है।
वो है यहाँ के क्या है, कुनिंदों की क्या मुद्राएं, कुनिंदों की मुद्राएं। ये प्रमुख स्रोत है, या फिर आप इनको सिक्के कह सकते हैं, जहां से जो है क्या है, साक्ष्य जो है उपलब्ध होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो कुनिंदों के में सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के सिक्के हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे प्राचीन जो है वो है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। इसके अलावा जो दूसरा है वो है अमोघ भूति, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। और एक जो इनके इष्ट देव थे, छत्रेश्वर, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। ये जो हमें 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं तो ज्यादातर ये अल्मोड़ा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के हैं, यहाँ पे जो हमें अमोघ भूति का उल्लेख मिलता है। और जो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं, उन सिक्कों में जो नीचे लिखा गया है छत्रेश्वर का नाम। तो यहाँ पे इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो भी सिक्कों से संबंधित कुछ जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिक्कों की, तो जो कुनिंद है, कुनिंदों के में जो सिक्के प्राप्त होते हैं, ये हमें अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टिहरी की तरफ चलते हैं, तो टिहरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है आपका टिहरी में, थत्यूड़। तो थत्यूड़ क्षेत्र है या फिर अठूर क्षेत्र है, यहाँ पे हमें क्या है, कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं थत्यूड़ से, तो यहाँ पे 36 जो हमको रजत प्रकार की मुद्राएं मिलती है। और इसके अलावा 2 जो हमें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। और ये जो मुद्राएं होती है किससे संबंधित है, कुनिंदों से संबंधित। इसके अलावा अगर हम उत्तरकाशी में जाते हैं, अगर मैं उत्तरकाशी की बात करता हूँ, तो उत्तरकाशी में एक जगह है जिसको आप प्रोला नाम से जानते हैं। प्रोला में एक क्षेत्र पड़ता है देवडूंगा। अगर हम देवडूंगा की बात करते हैं, देवडूंगा, तो यहाँ से भी हमें जो कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें कुनिंदों के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें एक ईंट मिलती है जो कि काफी बड़ी ईंट है। ये भी जो है आपके कुनिंद वंश से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्रीनगर की तरफ जाते हैं, अगर हम सीधे बात करें पौड़ी की, तो पौड़ी का जो श्रीनगर क्षेत्र है, श्रीनगर क्षेत्र में जो सुमाड़ी है, सुमाड़ी से हमें कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा जो पौड़ी में एक गांव पड़ता है भेड़गांव, यहाँ से भी हमें क्या है, कुनिंदों के सिक्के प्राप्त होते हैं। अगर हम चलते हैं यहाँ से कुमाऊं की तरफ, तो कुमाऊं में भी कुछ जगह हैं जहां से हमें कुनिंदों के सिक्के जो है हमको क्या है, देखने को मिलते हैं। अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं, तो कुमाऊं में आपका जो कत्यूर क्षेत्र है, कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी, यानी आप इसे कह सकते हैं जो बागेश्वर वाला क्षेत्र है, बागेश्वर, यहाँ से जो हमें क्या है, कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे आप, टिहरी से कत्यूर का क्षेत्र हो गया, यहाँ से 36 रजत मुद्राएं मिलती है और 2 हमको जो है स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम उत्तरकाशी की बात करते हैं, तो उत्तरकाशी का जो देवडूंगा क्षेत्र है, देवडूंगा ये प्रोला में पड़ता है, यहाँ से हमें कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा जब पौड़ी जनपद में जाते हैं, तो यहाँ से जो श्रीनगर है, श्रीनगर के जो सुमाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी मिलती है, कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। वहीं अगर हम भेड़गांव की बात करते हैं, तो भेड़गांव से भी जो हमें कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कुमाऊं की तरफ जाते हैं, तो जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी में हमें कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक जगह और है, आप अल्मोड़ा जो मुख्य है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हमें जो है सिक्के प्राप्त होते हैं। इसलिए जो यहाँ पे हमें इसको स्पेशली इसको अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्मोड़ा जो सिक्के हैं, इनकी अगर मैं खोज की बात करता हूँ, तो इसकी खोज जो है 1975 में, दिसंबर 1975 में जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज होती है। यहाँ से मुख्य रूप से हमको जो है 4 मुद्राएं मिलती है। और इन मुद्राओं से यहाँ देखेंगे आप, तो मुख्यतः 3 राजाओं के नाम हमको देखने को मिलेंगे। इसमें एक जो सबसे प्रमुख है वो है शिवपालित, शिवपालित। और इसके अलावा एक राजा है हरिदत्त, हरिदत्त। ये प्रश्न बन चुका है पहले, यहाँ पे पूछा गया कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में निम्न में से किस राजा का संबंध है, या इनमें से जो किस राजा का संबंध जो है इन सिक्कों से नहीं है, इनमें से एक अलग करना था। तो यहाँ पे शिवपाली था, हरिदत्त था, और एक आपके पास जो
थे मगभट करके, मगभट। ये जो है यहाँ पे हमें इन 4 सिक्कों से, 4 मुद्राओं से जो है इन 3 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा से जो है हमको, अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं हमको जो सिक्के मिलते हैं, इनको जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, ब्रिटिश संग्रहालय, यहाँ पर जो है ये अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के रखे गए हैं। इसमें से एक सिक्का जो है, जो हमारे एक इतिहासकार है डॉक्टर महेश्वर जोशी जी, महेश्वर जोशी जी, ये इनको प्राप्त हुआ था। और इस सिक्का, ये सिक्का है, ये जो है मुख्य रूप से शिवरक्षित राजा का, इसमें जो शिवरक्षित नाम लिखा गया है, यानी जो सिक्का है शिवरक्षित नामक राजा का है। और ये भी जो आपके कुनिंदों से संबंधित है। और ये सिक्का जो है आपके जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, वहां पर ये सिक्का रखा गया है। इसके अलावा जो अल्मोड़ा से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ से मुद्राएं मिली है, उसमें हमें 8 राजाओं के और नाम मिलते हैं और ये प्रमुख हो जाते हैं। इन 8 राजाओं के आधार पर ये हम जो है यहाँ पे कुनिंदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। अब ये 8 राजा कौन कौन से थे, इनमें से हमने शिवपालित का नाम पहले सुना है, शिवपालित हमने थोड़ी देर पहले देखा था, शिवपालित के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें शिवदत्त के बारे में जानकारी मिलती है। शिवदत्त के अलावा यहाँ पे हमें शिवरक्षित के बारे में जानकारी मिलती है, शिवरक्षित। इसके अलावा यहाँ पे हरदत्त हो गया, हरदत्त है, और गोमित्र हो गया, गोमित्र का नाम मिलता है। इसके अलावा भी मिलता है विजय भूति, विजय भूति, और एक है आसेक, आसेक राजा का नाम मिलता है। और एक जो प्रमुख है वो है अमोघ भूति, अमोघ भूति। इन राजाओं का जो है हमें क्या है यहाँ पे नाम मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो कुनिंदों के सिक्के हैं, कुनिंदों के सिक्के मुख्य रूप से जो है आपके 5 राज्यों से हमको देखने को मिलते हैं। 5 राज्यों से जो हमें कुनिंदों के सिक्के मिलते हैं। अब ये 5 राज्य हो गए आपके, एक तो हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा पंजाब है, पंजाब के अलावा हम हरियाणा में जाएं तो हरियाणा से भी इनके सिक्के मिले हैं। इसके अलावा यूपी से है और अपना उत्तराखंड। ये 5 राज्य है जहां से जो हमें क्या है कुनिंदों के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं अब, जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। अगर हम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की बात करते हैं तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि इनकी अगर हम खोज की बात करते हैं, खोज, तो इसकी खोज जो है कहीं जो 1775 और 1779 इस दौरान जो है यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज की गई थी। और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके मोहन सिंह को, मोहन सिंह को, मोहन सिंह के द्वारा जो है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की खोज की जाती है। और ये जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है क्या है आपके हिमालय क्षेत्र की जो है सबसे प्राचीन मुद्रा इसको माना जाता है, या सबसे प्राचीन मुद्रा जो इसको कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, इसमें अगर हम धातु की बात करते हैं तो इसमें जो तांबे का प्रयोग किया गया है, तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। और अगर हम इस पे जो लिपि देखते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखो धातु है तांबा और लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। इसके अलावा अगर हम इन सिक्कों को देखते हैं तो इन सिक्कों पर जो कुछ आकृतियां उकेरी गई है। यहाँ पे जब हम इन सिक्कों को देखेंगे तो यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई है। उसमें से हम देखेंगे यहाँ पे हमको मानवाकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इन सिक्कों में देखेंगे तो कुबड़ वाला बैल देखने को मिलता है, कुबड़ वाला बैल। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम और चीजें देखते हैं तो यहाँ पे हमें देवी की मूर्ति भी देखने को मिलती है, देवी की मूर्ति या एक देवी का जो चित्र है, ये यहाँ पे जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं उन पर जो है अंकन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो मुद्रा है जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी आपके जो बागेश्वर का क्षेत्र है, यहाँ से हमको जो है 54 प्रकार के 54 मुद्राएं हमको जो है प्राप्त हुई है। और ये जो 54 मुद्राएं हैं, ये मुख्य रूप से 3 राजाओं से संबंधित है। इसमें एक मुद्रा की जो शिवदत्त है, शिवदत्त राजा नाम से एक है, इनकी मुद्रा है। और एक मुद्रा जो आसेक
नाम से एक शासक है, उनकी मुद्रा है। इसके अलावा जो अन्य मुद्राएं हैं ये सब जो है आपके गोमित्र से संबंधित है। गोमित्र, ये हमने भी नाम यहाँ पे एक बार इससे पहले पढ़े हैं। मैं जो आप जब आपने 8 राजाओं के नाम मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो कच्चूर घाटी से 54 प्रकार के सिक्के, 54 सिक्के हमको प्राप्त हुए, उसमें से एक शिवदत्त का मिला है और एक आसेक का मिला है, और जो अन्य सिक्के हैं उन सिक्कों में जो हमें गोमित्र का नाम देखने को मिलता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे प्रकार के सिक्के हैं, दूसरे प्रकार के सिक्के थे अमोघ भूति के। अमोघ भूति, ये उस समय का प्रमुख शासक रहा है। यह कह सकते हैं, जो प्रश्न बनता है कि कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यहाँ पे अमोघ भूति जो है यहाँ पे इनका प्रमुख शासक हो जाएगा। अगर हम अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों की बात करते हैं तो ये जो है हमको सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक संख्या में जो हमको अमोघ भूति प्रकार के सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इन सिक्कों की बात करते हैं तो इन सिक्कों में जो हमको हिंद यवन प्रभाव देखने को मिलता है। यह हिंद यवन शैली का प्रभाव जो है इन सिक्कों पर हमको देखने को मिलता है। इन जो सिक्के हैं, जो अमोघ भूति के सिक्के हैं, इन पर हमको एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, जिस कारण से इनको जो है अमोघ भूति प्रकार के सिक्के कहा जाता है। वो शब्द क्या है? राज्ञ कुनिंदस्य अमोघ अमोघ भूति महारजस। ये शब्द जो है इन सिक्कों पर प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ये सिक्के हैं ये किससे संबंधित है? कुनिंदों से संबंधित है। सॉरी, कुनिंदों में किससे संबंधित है? अमोघ भूति से। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं, इनमें अगर हम इनमें जो भाषा का प्रयोग देखते हैं तो यहाँ पे इन सिक्कों पर जो है मुख्यतः उस समय की जो प्रमुख भाषा थी प्राकृत भाषा का जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे इन सिक्कों को बनाने के लिए जो धातु प्रयोग की गई है, इसमें एक तो आपको रजत, जिसको एक तांबा धातु हो गई। इसके अलावा जो रजत यानी चांदी धातु का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगर हम भाषा हमने देखा प्राकृतिक है, और यहाँ पे हमको जो लिपि की बात अगर आती है, अगर लिपि पूछा जाता है तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से 2 लिपियां हमको देखने को मिलती है। इसमें से एक लिपि हो गई आपकी ब्राह्मी लिपि, और दूसरी है यहाँ पे खरोष्टी लिपि। ये लिपि का प्रयोग जो यहाँ पे किया गया है अमोघ भूति प्रकार के सिक्कों के ऊपर। अगर हम यहाँ पे इन सिक्कों की बात करते हैं तो इन सिक्कों की जो है प्राप्ति होती है। अगर हम बात करते हैं तो ये, अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो दक्षिण में जो सुनेत है, ये आपके जो लुधियाना क्षेत्र है, लुधियाना ये हरियाणा में, सॉरी ये पंजाब में पड़ता है। यहाँ से लेके आपके जो बेहत हो गया आपका सहारनपुर, और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ तक जो है हमके दक्षिण में जो है इनके सिक्के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम की तरफ जाएं तो यहाँ पे जो व्यास क्षेत्र है, व्यास नदी घाटी है, यहाँ से लेकर अलकनंदा तक जो है हमको इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। अब इसके अलावा जो हमको तीसरे प्रकार के सिक्के मिलते हैं वो है छत्रेश्वर प्रकार के। तीसरे प्रकार के सिक्के हैं छत्रेश्वर। अगर हम छत्रेश्वर की बात करते हैं तो ये जो है जो कुनिंद लोग हैं, ये उनके कुल देवता थे या फिर इनके जो मुख्य देवता थे ये जो है छत्रेश्वर हैं, और इनके नाम पर भी जो कुनिंदों के द्वारा सिक्के प्रयोग किए गए हैं। और इन सिक्कों पर जो इनके लिए प्रयोग किया गया है भगवत छत्रेश्वर महात्मना, ये शब्द जो है यहाँ पे इन सिक्कों में प्रयोग किया गया है। अगर हम इन सिक्कों की बात करते हैं तो इन सिक्कों में जो है हमको कुषाण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो ये सिक्के हैं इसको बनाने के लिए जो है तांबे का प्रयोग किया गया है,
और अगर हम इसकी लिपि देखते हैं, अगर हम लिपि की बात करते हैं तो इन सिक्कों में जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा जैसे कि बताया था, जो ये छत्रेश्वर है ये इनके कुल देवता थे। और इससे एक जानकारी भी मिलती है, जो छत्रेश्वर थे मुख्य रूप से जो है ये आपके शिव धर्म से संबंधित है। यह भगवान शिव से जो है इनको संबंधित किया जाता है, या कहा जाता है कि ये जो है शिव के रूप में जो है छत्रेश्वर को माना जाता था। इसके अलावा जो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं इनमें हमें जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें ये जानकारी जो है यहाँ के सिक्कों से प्राप्त होती है। अब हमने यहाँ पे जो स्रोतों से हमें जो भी जानकारी में मिली है उस जानकारी को हमने यहाँ तक देखा है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम जो कुनिंद है इनके शासन और प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनके जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ तक जो इनका क्षेत्र था उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो अभी हम देखेंगे इनका शासन और प्रशासन। यहाँ पे हमने राजाओं के बारे में तो देख लिया है कि यहाँ पे हमें जो है अलग अलग प्रकार के शासकों का सिक्कों में उल्लेख किया गया है, अलग अलग शासकों के हमें नाम मिले हैं। अब यहाँ पे अगर हम शासन प्रशासन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये जो है उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। प्रथम राजनीतिक शक्ति जो है कुनिंद को कहा जाता है। इससे पहले यहाँ पे कबीलाई समाज रहता था या फिर जनजातीय समुदाय था, यहाँ पे जो उस समय निवास करता था। और कुनिंद पहला राजवंश है या प्रथम शक्ति है जिसने जो यहाँ पे शासन करना प्रारंभ किया, वो भी एक बृहद क्षेत्र में। उसके बारे में अभी हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका प्रमुख या प्रतापी शासक अगर पूछा जाता है तो कुनिंदों का प्रतापी शासक अमोघ भूति जो है इनका प्रतापी शासक हो गया। अगर इनकी राजधानी की बात करते हैं तो इनकी जो राजधानी थी, पहले जो इनकी राजधानी कालकूट थी, उसके बाद कालकूट यानी कालसी का जो क्षेत्र है उसको कालकूट कहा गया है। इसके अलावा दूसरी राजधानी इनके द्वारा बनाई गई थी शत्रुघ्न, ये भी इसी के आसपास का जो है एरिया माना जाता है। अब हम अगर इनके जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र है, अगर हम इसकी विस्तार की बात करते हैं, इनका जो साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें, साम्राज्य विस्तार, तो ये अभी हमने सिक्कों में देखा था कि जो 5 राज्य हैं, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो इसका जो हमको क्या है विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो कुनिंद है इनका जो राज्य है, जो साम्राज्य था, ये 6 प्रांतों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। अब वो 6 प्रांत कौन कौन से हैं वो जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इनसे जो है प्रश्न अब जो इस प्रकार के कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम इनके प्रांतों की बात करते हैं तो ये क्या है, 6 भागों में इन्होंने जो अपने प्रांतों को बांटा हुआ था। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है किसका, एक नाम जो प्रयोग किया गया है तमसा। जो तमसा शब्द है, तमसा आपका जो जौनसार बावर का क्षेत्र है, जौनसार बावर का क्षेत्र, इसको जो है तमसा उपत्यका कहा गया है। जौनसार बावर में यहाँ पे आपका कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का भी लगा होगा, कुछ क्षेत्र जो आपके पंजाब का लगा होगा और कुछ क्षेत्र जो है आपके हरियाणा का लगा होगा। ये आपके जौनसार बावर का एरिया आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो था कालकूट या फिर इसको आप कलकूट भी कहते हैं, कलकूट, जो कि आपका जो कालसी वाला क्षेत्र है, कालसी क्षेत्र, इसको कहा गया है। तो यहाँ पे 2 ये हमारे प्रांत हो गए। इसके अलावा तीसरा है तंगण प्रांत जो प्रयोग किया गया है। ये जो प्रांत है ये जो मुख्य रूप से आपका जो उत्तरकाशी और चमोली का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो भोटिया वाला एरिया है, भोटिया क्षेत्र, उस क्षेत्र के लिए जो तंगण प्रयोग किया गया है या तंगण क्षेत्र में इसको रखा गया है। इसके अलावा एक जो प्रांत है वो है भारद्वाज। अगर हम भारद्वाज की बात करते हैं तो भारद्वाज में यहाँ मुख्य रूप से हमको एक तो जो आपका टिहरी वाला क्षेत्र है, टिहरी और पौड़ी, इन क्षेत्रों को जो है भारद्वाज के अंतर रखा गया है। इसके अलावा जो 5वां राज्य है, प्रांत है, वो है आत्रेय। आत्रेय के अंतर्गत आपका जो नैनीताल हो गया, नैनीताल है आपका, और जो अल्मोड़ा का क्षेत्र है। इसके अलावा अल्मोड़ा के अलावा जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर, इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र यूपी का इसके अंतर्गत जो है आपका पड़ेगा। तो ये आत्रेय प्रांत के अंतर्गत आया। और इसके अलावा एक छठा प्रांत है वो था रंगकू।
और रंकु शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये जो पिंडर घाटी है, पिंडर घाटी और पिंडर घाटी के अलावा जो हमारा पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र, इसके लिए जो है रंकु शब्द प्रयोग किया गया है या रंकु प्रांत में ये क्षेत्र रखे गए थे। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ देखा है कि जो कुनिंद है ये 6 प्रांतों में बंटा हुआ है, कहीं कहीं जो है 7 प्रांत भी लिखे गए हैं। तो हमें यहाँ पे मुख्य रूप से जो तमसा, कालकूट, तंगन, भारद्वाज, आत्रेय और रंकु है, इनको याद रखेंगे। मुख्य रूप से जो है 6 प्रांतों में इनको बांटा गया है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें हम बात करते हैं जो कुनिंद है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो यहाँ पे यहाँ की जनता थी ये क्या है, खश। उस समय जो यहाँ पे लोग निवास करते थे वो मुख्य रूप से खश जाति के लोग थे, जिस कारण से जो है कुनिंदों को, यानी कुनिंद जो खशों पर शासन करते थे, इसलिए जो कुनिंदों को क्या कहा गया है, खशादी पति। खशादी पति शब्द जो है कुनिंदों के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे हम जो कुनिंद है इनके शासन काल की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा है कि जो कुनिंद है, कुनिंद काफी प्राचीन एक जो राजनीतिक शक्ति है जिसने उत्तराखंड में शासन किया था। तो अगर हम इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो हम इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। इसको एक भाग तो इसको पूर्ववर्ती कुनिंद के रूप में रखेंगे, पूर्ववर्ती कुनिंद। इसको पढ़ेंगे हम जो प्रारंभिक समय है, यानी 1500 से लेके 500 बीसी तक, और एक है मध्यवर्ती कुनिंद, और इसको हम जो रखेंगे ये रखेंगे 500 से लेके आपके 200 बीसी तक, और उसके बाद का जो है उत्तरवर्ती कुनिंद, और इसको हम रखते हैं 200 बीसी से लेके 300 एडी तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रारंभ की बात करते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कुनिंदों को देखते हैं, पूर्ववर्ती कुनिंदों की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है मुख्य रूप से जो महाभारत है, महाभारत का जो अरण्यक पर्व है यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि इस समय ये प्रारंभ का समय है जब जो कुनिंद शक्ति का जो है यहाँ पे उदय हुआ था, या धीरे धीरे ये शक्ति जो है जो कुनिंद है ये यहाँ पे शासन कर रहे थे। यहाँ पे जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है तो हमें यहाँ पे महाभारत से मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि जो महाभारत का जब युद्ध होता है तो महाभारत युद्ध के पश्चात जो पांडव क्या है, ये जो है लोमस ऋषि के साथ क्या है, लोमस ऋषि के साथ यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं, और उत्तराखंड में जो ये यहाँ पे उस समय सुभाव का क्या था, शासन था। सुभाव के दरबार में जो है पांडव आते हैं। ये प्रारंभिक समय की बात है, और ये जो 500 बीसी से पूर्व पहले जो समय था, यानी यहाँ पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो इस समय हम जो है वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल के बारे में हम इस समय पढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो समय था उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये 2 कालखंडों में पढ़ते हैं। जैसे वैदिक काल तो आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास का है, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का आपका जो उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इस समय जो कुनिंद शासन कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे उस समय सुभाव शासन कर रहे थे, और अगर हम सुभाव की बात करते हैं तो जो सुभाव राजा है इसकी उस समय की जो राजधानी है, अगर इनकी राजधानी देखते हैं तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर, इसके लिए पहले शब्द प्रयोग किया गया था श्रीपुर। प्रश्न कभी कभी बनता है कि श्रीपुर प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीनगर का। तो श्रीपुर जो है या श्रीनगर जो क्या थी, सुभाव की राजधानी थी। इसके अलावा इसी समय में हमें जानकारी मिलती है जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है विराटगढ़ या विराटगढ़ी। तो यहाँ पे जो इस समय राजा विराट थे जो कि यहाँ पे क्या थे, शासन कर रहे थे। राजा विराट जो यहाँ पे क्या है, शासन कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, 500 बीसी के बाद क्या है, जो कुनिंद लोग हैं ये अपने शासन का विस्तार करते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर का जो एरिया है अपना उसमें बसे हुए थे। लेकिन जैसे 500 बीसी के आसपास का क्षेत्र समय आता है तो यहाँ पे क्या है, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू करते हैं। और
जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ पे मगध में क्या है, मौर्य साम्राज्य आता है, तो उस समय जब अशोक का काल आता है, तो अशोक के काल में जो कालसी वाला क्षेत्र होता है, कालसी वाला क्षेत्र, ये क्या है, ये जो है आपके मौर्य साम्राज्य में मिल जाता है। और यहाँ पे जो है हमें यहाँ से जो साक्ष्य मिलता है, कालसी शिलालेख, यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे इस समय क्या है, मौर्य वंश अपना अधिकार कर लेता है। ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में आता है। इसलिए यहाँ पे कहा भी जाता है कि जब यहाँ का समय आता है, तो इस समय जो जो कुनिंद है, कुनिंद जो मौर्यों के अधीन क्या है, शासन करते हैं। मौर्यों के अधीन क्या है, शासन करते हैं। यहाँ पे ये मध्यवर्ती कुनिंदों के समय के में यहाँ पे बस इतनी सी जानकारी मिलती है। और ये मुख्य रूप से जो कालसी है, कालसी के शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। और जैसे यहाँ पे क्या होता है, मौर्य काल का पतन होना प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे जो कुनिंद है, ये फिर से क्या करता है, अपना उत्कर्ष करना प्रारंभ करता है। फिर से क्या है, पुनः जो है अपने क्षेत्रों को यहाँ पे विजित करना शुरू करता है। और इसी दौरान जो क्या है, यहाँ पे जो प्रमुख शासक हैं, जिसका आपने नाम सुना होगा, अमोघ भूति, ये भी इसी समय के प्रमुख शासक हैं। और जो ये उत्तरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, अधिकार करने के बाद जो कुनिंद है, यहाँ पे काफी समय तक इनका शासन रहता है। लेकिन यहाँ पे उसके पश्चात जब मौर्यों का पतन होता है, मौर्यों के पतन के पश्चात भारत में जो क्या है, बाह्य शक्तियों का आक्रमण होना प्रारंभ होता है। और ये बाह्य शक्तियों का जब आक्रमण होता है, तो इसका प्रभाव जो आपके उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो कुनिंद शासक है, इनके क्षेत्र में यहाँ पे जो कुषाण है, ये जो क्या कर देते हैं, जो ये इनका मैदानी क्षेत्र है, इसको अपने शासन के अंतर्गत मिला लेते हैं। जिसके पश्चात यहाँ पे क्या है, जो कुनिंद लोग हैं, ये जो केवल जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है, इस भाग तक जो सिमट के रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुनिंदों के बारे में कुछ जानकारी थी। अब यहाँ पे अगर हम इनके धर्म की बात करते हैं, कुनिंदों का जो धर्म था, तो इनके सिक्कों से हमें एक चीज तो देखने को मिलती है कि ये जो लोग थे, ये यहाँ पे जो मुख्यतः शिव धर्म को मानते थे, शिव धर्म को जो है ये मानते थे। और इनका जो मुख्य देवता था, मुख्य देवता या फिर इनका जो कुल देवता था, वो छत्रेश्वर था, छत्रेश्वर। और इसी समय यहाँ पे हमको जो है, जो कुनिंद है, कुनिंदों के शासन में हमें जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे लोग शिव धर्म को मान रहे थे, इसके अलावा यहाँ पे लोग, कुछ लोग जो है बौद्ध धर्म को भी मान रहे थे। अगर यहाँ की जनता की बात करें, तो जनता यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे खश जनजाति निवास कर रही थी। और खशों पर जो कुनिंद कहते हैं शासन कर रहे थे। अगर यहाँ की हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो जितना हमने सिक्कों से जानकारी मिलती है, तो इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से व्यापार, व्यापार के अलावा यहाँ पे पशुपालन, पशुपालन की हमको जानकारी मिलती है सिक्कों से। जैसे कि जो सिक्कों में यहाँ पे कुबड़ वाले बैलों की मूर्तियां बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कृषि उस समय प्रचलित थी। अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्य कुनिंदों के समय की बात करते हैं, तो उस समय जो कृषि प्रमुख रूप से उभर के व्यवसाय आ रहा था। इसके अलावा पशुपालन, व्यापार, कृषि, ये सब जो उस समय के क्या थे, इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। अब यहाँ पे अगर हम इनके समाज की बात करते हैं, तो समाज अगर हम देखें, तो यहाँ पे समाज जो मुख्य रूप से क्या था, पितृसत्तात्मकता, पितृसत्तात्मकता, यानी पिता का जो है मुख्य रूप से रोल था। क्योंकि अगर हम जब यहाँ पे हम कुनिंदों के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से राजाओं के नाम मिल रहे हैं। कहीं भी जो है किसी भी जो रानी है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इससे एक चीज पता चलती है, तो जो पुरुष वर्ग था, वो मुख्य रूप से जो परिवार है उसका मुखिया हुआ करता होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे महिलाओं की जो है समाज में क्या थी, अच्छी स्थिति कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिक्कों पर जो में महिलाओं की मूर्ति या फिर मातृ देवी की मूर्ति हमको देखने को मिलती है। अगर हम इनके मनोरंजन की बात करते हैं, तो उस समय मनोरंजन के लिए अगर हम देखते हैं, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे मुख्य रूप से शिकार, शिकार ये लोग किया करते थे, शिकार इनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था। इसके अलावा यहाँ पे चित्रकारी के हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग चित्रकारी किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे नृत्य देखने को मिलता है, जो लोकल नृत्य रहा होगा उस समय का, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये इस समय के इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे।
तो जितनी भी हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी थी या जहां जहां से हमें स्रोतों में जो जो चीजें हमको देखने को मिली है, हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुनिंदों के पश्चात उत्तराखंड में जो जो शक्तियां प्रवेश करती है, जो जो यहाँ पे वंश है या जो भी शासक यहाँ पे जिन्होंने शासन किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद।